दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज विद सुरजीत चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के भाग 4 में नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। मनोविज्ञान क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान होता क्या है, किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो मनोविज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके और लोगस से मिलकर बना है। लैटिन भाषा यानी कि ग्रीक भाषा के दो शब्द साइके और लोगस से मिलकर बना है आपका साइकोलॉजी। क्लियर दोस्तों? जिसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा। साइके का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। क्लियर दोस्तों? इससे क्या अर्थ निकल रहा है? आत्मा का अध्ययन करना। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ से देखें तो जो मनोविज्ञान है उसे हम क्या कहेंगे? आत्मा का विज्ञान। क्लियर दोस्तों? ये विचार आया कहाँ से? किसी ने तो इसे कहा होगा सबसे पहले। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया या किसने बताया कि ये आत्मा का विज्ञान है, तो आप बताएंगे गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने। क्लियर दोस्तों? ये बात गैरेट ने कही, लेकिन जो प्लेटो हैं, अरस्तु और देकार्त आदि मनोवैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया, इनकी बात का। उन्होंने इसे स्वीकार किया कि हाँ, जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। आत्मा के विज्ञान के रूप में प्लेटो, अरस्तु और देकार्त ने इसे स्वीकार किया है। क्लियर दोस्तों? इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को इस परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 16वीं शताब्दी तक ये माना गया था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा के विज्ञान का अध्ययन है। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है? इटली के महान दार्शनिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। पोम्पोनोजी क्या कहते हैं? पोम्पोनोजी कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। क्लियर दोस्तों? गैरेट क्या कहते थे? गैरेट ने बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन है, यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। ये बात कहते थे गैरेट। लेकिन यहाँ इटली के जो महान दार्शनिक हैं पोम्पोनोजी, वो क्या कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। क्लियर? यहाँ पर उसका अर्थ चेंज हो गया मनोविज्ञान का। आगे देखते हैं। बाइब, विलियम बूंट और जेम्स सली नामक मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। क्लियर? इसके बाद फिर मनोवैज्ञानिकों का जो मत है वो बदल गया। इन्होंने इस पे अध्ययन किया और इसे क्या कहा? चेतना का विज्ञान। चेतना को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियसनेस, यानी कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो किसका विज्ञान है? चेतना का। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर दोस्तों? जो आत्मा है, जैसे पहले कहा गया आत्मा का विज्ञान, फिर कहा गया मन का विज्ञान, फिर कहा गया ऐसे कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। तो जो आत्मा, मन और चेतना है, ये तीनों एक ही सत्ता के अलग अलग पहलू हैं। ये आप याद रखिएगा, तीनों एक ही चीज हैं, नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। अब आगे बात करते हैं। वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान
व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर क्या कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो कैसा है, व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर दोस्तों, मतलब ये बिहेवियर का साइंस है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और वर्तमान में मनोविज्ञान को इसी परिभाषा में स्वीकार किया जाता है। जो वर्तमान में क्या माना जाता है, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये वर्तमान में इस चीज को स्वीकार किया जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया। वर्तमान में इसे व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। ये बात कौन कहता है, ये वुडवर्थ। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो गैरेट महोदय थे उन्होंने क्या कहा, इसको शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कहा कि ये आत्मा का विज्ञान है। क्योंकि साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी तक इसको इसी नाम से परिभाषित किया गया मनोविज्ञान को। फिर इसकी परिभाषा चेंज हो गई। इटली के महान दार्शनिक थे पोम्पोनोजी, उन्होंने इसको क्या कहा था, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। फिर कुछ और मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको क्या कहा था, इसे चेतना का विज्ञान कहा। बाद में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसे क्या माना गया, साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और वर्तमान में इसी परिभाषा को स्वीकार किया जाता है। इसलिए वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। वर्तमान में इसे व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। ये जो परिभाषाएं दी हैं या ये कथन दिए हैं, ये पूछे जाते हैं इसी तरह से, इसे आप नोट करते चलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं ये। वॉटसन महोदय क्या कहते हैं, वॉटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यदि आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो आप बताएंगे वाटसन का है। क्लियर, आगे देखते हैं। स्किनर क्या कहते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। मनोविज्ञान का स्किनर का मानना है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा की क्या है, आधारशिला है, बेस ऑफ एजुकेशन। क्लियर, और क्या कहते हैं स्किनर, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्लियर, आगे देखते हैं। पिल्सबरी क्या कहते हैं, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। पिल्सबरी का कहना है मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। लगभग इन सभी की जो परिभाषाएं हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सबकी परिभाषा लगभग मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल किया गया है। बस आपको ये याद रखना है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। मॉर्गन क्या कहते हैं। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर, मॉर्गन क्या कहते हैं, जो मनोविज्ञान है वो मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। आगे देखते हैं। मैकडूगल का मानना है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। आगे क्या है, मन नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना है, वो कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्लियर दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जहां डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। गैरीसन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। प्रत्यक्ष, जो सामने जो चीज दिखती है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, ये गैरीसन कहते हैं। आगे हिलगार्ड, एटकिंसन एवं एटकिंसन, एक ये मनोवैज्ञानिक हैं हिलगार्ड, एटकिंसन एवं एटकिंसन। इनका मानना है मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन
करता है। क्लियर दोस्तों, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो इतनी परिभाषाएं बताई गई लगभग सभी सेम है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या स्पष्ट होता है? इन परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या स्पष्ट हो रहा है? उन्हीं बातों को इन बिंदुओं के माध्यम से समझाया गया है। समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि जो ये परिभाषाएं कही गई उनसे क्या स्पष्ट होता है। तो इससे एक तो ये चीज स्पष्ट होती है, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। यह मानव व्यवहार क्या है इसका वर्णन करता है। क्लियर, यही तो बताया है मनोविज्ञान कि मानव व्यवहार क्या है, इसी का तो वर्णन करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान भौतिक एवं सामाजिक दोनों वातावरण का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? सामाजिक एवं भौतिक दोनों वातावरण का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, इसमें देखते हैं, मनोविज्ञान केवल मानव के ही व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, अपितु यह पशु एवं पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। सही है, क्लियर है। आगे देखते हैं 4 नंबर पे, मनोविज्ञान मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक अथवा मनोचालक व्यवहार का अध्ययन है। ये जो परिभाषाएं दी गई हैं इससे ये स्पष्ट होता है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक अथवा मनोचालक व्यवहार का अध्ययन करता है। अब आगे देखते हैं 5 नंबर पॉइंट, 5th नंबर, इसमें बताया गया है मनोविज्ञान में मानव के ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे स्मरण, विस्मरण, तर्क, चिंतन, कल्पना, संवेदना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जो ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं जैसे स्मरण है, विस्मरण है, तर्क है, चिंतन है, कल्पना है, संवेदना है, इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो भावनात्मक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता होगा। बिल्कुल। पॉइंट 6 में देखते हैं, मनोविज्ञान में मानव की भावनात्मक क्रिया जैसे तनाव, चिंता, कुंठा इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। जो भावनात्मक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। जो मनोविज्ञान है वो कैसा अध्ययन है? वैज्ञानिक अध्ययन। और जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं देखेंगे। जैसे मनोविज्ञान को कहा गया कि एक वैज्ञानिक अध्ययन है तो इसकी विशेषताएं हैं, 5 विशेषताएं इसकी बताई गई हैं। क्या है वो विशेषताएं? पहला है, जो मनोविज्ञान होता है वो कैसा है? वस्तुनिष्ठता है। मतलब उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। जो मनोविज्ञान है उसमें क्या होती है? वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर दोस्तों। कार्य कारण संबंध होता है, कारण होता है उसमें, ऐसा क्यों है, कोई चीज है मनोविज्ञान में अगर बताई जा रही है, उसका अध्ययन कराया जा रहा है तो उसका कारण होता है, मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशन। सत्यापन होता है, सत्यापन का मतलब उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, ऐसे ही कोई चीज नहीं कही जाती, सत्यता होती है उसमें। 4 पॉइंट है 4 नंबर का, सार्वभौमिकता। जो मनोविज्ञान है उसमें सार्वभौमिकता होती है, यूनिवर्सैलिटी। मतलब ये कि अगर कोई बात इंडिया में कही गई, जो उसका अर्थ इंडिया में है वही तात्पर्य उसका अमेरिका में भी होगा। सार्वभौमिकता का मतलब ये होता है। और इसकी 5वीं विशेषता क्या है? गत्यात्मकता। जो मनोविज्ञान है उसमें गत्यात्मकता होती है। वो कैसा होता है? डायनामिज्म होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्लियर दोस्तों। आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग बात करेंगे क्या है इसमें। इसमें कहा गया है मनोविज्ञान की प्रमुख लक्ष्य। मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य पर बात करेंगे कि मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं।
तो मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है? इसमें 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला है वर्णन एवं मापन। वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन, और मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। तो हो गया डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट। डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट कैसे किया जाता है मनोविज्ञान में, कैसे लक्ष्य, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य प्राणियों के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का वर्णन, मापन तथा व्याख्या करके उनका पूर्वानुमान लगाना एवं नियंत्रण करना। किसी भी व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन तभी संभव है जब मनोवैज्ञानिक उसका वर्णन करने एवं उसका वस्तुनिष्ठ मापन करने में समर्थ होता है। क्लियर दोस्तों? तो इसका लक्ष्य क्या है? वर्णन एवं मापन। आपको समझ में आया? डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट। अगला है पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण। क्या होता है? पूर्व अनुमान का मतलब होता है इंग्लिश में प्रेडिक्शन, और नियंत्रण जानते ही हैं कंट्रोल। प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। मनोविज्ञान का जो दूसरा लक्ष्य है पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण, इसमें देखते हैं मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन एवं नियंत्रण होता है। क्लियर दोस्तों? ये आप याद रखिएगा। अगला जो लक्ष्य है वो है व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। व्याख्या तो जानते, व्याख्या करना एक्सप्लेनेशन, और स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, और व्याख्या इंटरप्रिटेशन। क्या होता है ये व्याख्या एवं स्पष्टीकरण? ये इसका मुख्य लक्ष्य है। मनोविज्ञान का जो तीसरा लक्ष्य है व्यवहार एवं मनोविज्ञान प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक नियमों की स्थापना एवं उसका कार्य कारण नियम संबंधों को स्पष्ट करना है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं क्या हैं। जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसकी विशेषताएं क्या हैं वो देखेंगे। इसकी विशेषताएं हैं जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, एक तो वो मापन पर आधारित होता है, यानी कि बेस्ड ऑफ मेजरमेंट होता है। पुनरावृत्ति होती है, उसमें पुनरावृत्ति संभव है। अगला पॉइंट है जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, अभी आपको बताया था। ऑब्जेक्टिविटी होती है। जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उसमें व्यवस्थित अध्ययन होता है। वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग होता है। प्रयोगात्मक एवं गैर प्रयोगात्मक प्रकृति होती है। प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, एंड गैर प्रयोगात्मक यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल नेचर का होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। सामान्यीकरण होता है। सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। प्रतिदर्श पर आधारित। प्रतिदर्श यानी कि किसी चीज का सैंपल, बेस्ड ऑन सैंपल, प्रतिदर्श पर आधारित। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसमें किन विधियों का प्रयोग होता है? सांख्यिकी विधियों का। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, स्टैटिक्स में सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिक, यानी कि इसमें यूज ऑफ स्टैटिकल मेथड्स, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि मनोविज्ञान क्या होता है, उसके लक्ष्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और इसकी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं क्या हैं, जो अभी हमने आपको बताई। अब इसके बाद आगे देखते हैं भारत में मनोविज्ञान की संकल्पना। भारत में मनोविज्ञान की क्या संकल्पना है, मतलब भारत में मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब ये है भारत में मनोविज्ञान की क्या संकल्पना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। साइकोलॉजी का इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, संकल्पना क्या है, इस पे बात करते हैं। तो भारतीय संकल्पना में मनोविज्ञान में उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है जो कि वर्तमान मनोविज्ञान में विद्यमान है। भारतीय संकल्पना में रहस्यवाद भी समाहित था,
रहस्यवाद का सही सीधा सा उदाहरण है, जैसे हम बात करें ईश्वर की, परंतु वर्तमान मनोविज्ञान में रहस्यवाद का कोई स्थान नहीं है। क्लियर दोस्तों? भारत में मनोविज्ञान की जो कॉन्सेप्ट है वो मनोविज्ञान है, किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है उसका, तो मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है भारत में, मनोविज्ञान भारतीय संकल्पना में इसमें रहस्यवाद भी समाहित था, लेकिन वर्तमान समय में रहस्यवाद का कोई स्थान नहीं है। कह सकते हैं कि जो भारतीय मनोविज्ञान, अगर हम भारतीय मनोविज्ञान के की इतिहास की बात करें तो भारतीय मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन इतिहास है। भारतीय संदर्भ में मनोविज्ञान केवल मन और व्यवहार तक सीमित न रहकर, जो कि कई मनोवैज्ञानिक बड़े विद्वान मानते हैं कि इसमें मन और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन भारतीय संकल्पना में देखें तो भारतीय संदर्भ में मनोविज्ञान केवल मन और व्यवहार तक सीमित न रहकर आत्म तत्व तथा सभी प्राणी जगत के व्यवहार का अध्ययन और विकास समाहित किए हुए है। क्लियर दोस्तों? भारतीय मनोविज्ञान में जीवन के अंत और बाह्य दोनों ही पक्षों की महत्ता है। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला पॉइंट है भारत में आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। जो आधुनिक भारत में मनोविज्ञान है उसका क्या इतिहास है, कहाँ से शुरुआत हुई, आइए देखते हैं। इसे पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सन 1905 में सर बोजेंद्र नाथ सील ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया एवं मनोविज्ञान के अध्ययनार्थ एक प्रयोगशाला भी स्थापित की। कब? सन 1905 1905 में सर बोजेंद्र नाथ सील ने, किसने? सर बोजेंद्र नाथ सील ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, सन 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। यदि आपसे पूछा जाए कि कोलकाता विश्वविद्यालय में कब स्थापना की गई मनोविज्ञान विभाग की, तो 1916 में। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रोफेसर एन सेनगुप्ता को। ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। सन 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई, जिसका विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एन सेनगुप्ता को बनाया गया। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें है, सन 1922 में प्रोफेसर वीरेंद्र शेखर बोस को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, जो मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि लेने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम पीएचडी की उपाधि धारण की थी। तो वो क्या नाम है उनका? प्रोफेसर वीरेंद्र शेखर बोस। और सन 1922 में प्रोफेसर वीरेंद्र शेखर बोस को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर दोस्तों? किस विभाग का, कौन से विभाग का अध्यक्ष बनाया गया? मनोविज्ञान विभाग का। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। सन 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? सन 1924 में। अगला पॉइंट है, सन 1925 में इसी संगठन द्वारा, कौन से? इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नामक जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया गया। जर्नल यानी कि एक किताब थी, कह सकते हैं एक पत्रिका टाइप की, उसका प्रकाशन शुरू किया गया।
कब? 1925 में। और किसने किया? इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एक संगठन था जिसके द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नामक जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया गया। ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि सन 1938 में कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग को प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग को कब प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया? सन 1938 1938 में। और कहाँ किया गया? कोलकाता विश्वविद्यालय में। क्लियर दोस्तों? यदि आपसे पूछा जाए कि प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ कब किया गया, तो 1938 1938 में। कहाँ? कोलकाता विश्वविद्यालय में। अगला पॉइंट है, प्रोफेसर M.B. गोपाल स्वामी को मैसूर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर दोस्तों? मैसूर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रोफेसर M.B. गोपाल स्वामी को। इसे भी नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, वर्ष 1946 में पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के दो अलग अलग विभागों, एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विभाग तथा प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का शिक्षण कार्य किया जाने लगा। क्लियर दोस्तों? वर्ष 1946 में पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के दो अलग अलग विभागों, कौन से विभाग थे? प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विभाग में मनोविज्ञान का शिक्षण कार्य किया जाने लगा। और जो ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विभाग बाद में स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग के रूप में तथा प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग बाद में मनोवैज्ञानिक शोध एवं संस्थान के रूप में अवस्थित हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे भी आप नोट कर लीजिए कि जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान था उसे स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग बना दिया गया, और जो प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग था इसे किस रूप में अवस्थित किया गया? मनोवैज्ञानिक शोध एवं संस्थान के रूप में। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे क्या है? इसमें बताया गया है कि कोलकाता विश्वविद्यालय के, इसमें क्या बताया गया है? कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर H.P. मैत्री को मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान का प्रथम निदेशक नियुक्त किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आ चुका है कई बार। तो इसमें ये बताया गया है कि कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर H.P. मैत्री को मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि शोध एवं सेवा संस्थान का प्रथम निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है प्रोफेसर H.P. मैत्री। क्लियर दोस्तों? ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए गए हैं, उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।